ठीक है। 9 बज चुके हैं। हाँ, 1 मिनट और लेते हैं हम लोग, जो थोड़े लेट जॉइन हो रहे हैं उनके लिए। ये सारा साउंड सिस्टम एक बार चेक कर लेते हैं। आपकी तरफ आवाज़ ठीक से आ रही है? ज़ूम पे थोड़ा थम्स अप वगैरह बता दीजिए। ओके, वेरी गुड। यूट्यूब पे आवाज़ ठीक से आ रही है तो एक बार थम्स अप वहाँ पे भी दे दीजिए या चैट बॉक्स में डालिए। यूट्यूब पे रिस्पॉन्स आप दे सकते हो चैट में। एग्ज़ैक्टली 9:01 को हम शुरू करते हैं। ठीक है। चलो, कल हमने जैसे तय किया था, डिसाइड किया था कि रोज का हमारा सेशन गुरु वंदना से शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, तो आइए आंखें बंद कर लेते हैं, नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। प्रार्थना शुरू करने के लिए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। हमारे गुरु से हम ये प्रार्थना करें कि हमारा हर कार्य श्रेष्ठ हो। हमारे गुरु सदा हमारे साथ रहें, हमारा मार्गदर्शन करें। हम ये जानते हैं कि गुरु के बिना ये जीवन कुछ नहीं। हर क्षण कोई ना कोई, किसी न किसी गुरु की हमें आवश्यकता होती है। बस हमारे जीवन में हमें सही गुरु मिले, सही राह दिखाए, ताकि हम अपने इस जीवन को हर क्षण यह सफल है, ये सक्सेसफुल है, ऐसा महसूस करें। धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलिए। शुरू करने से पहले एक कल फीडबैक मुझे आया था, वो बताना चाहूँगा। फीडबैक ये आया था कि मेरी हिंदी थोड़ी ज़्यादा शुद्ध है, ऐसा कहा गया। ऑनेस्टली मैंने कल जितनी हो सके उतनी अशुद्ध हिंदी में बात करने की कोशिश की, लेकिन लगता है उसको और थोड़ा इम्प्योर और थोड़ा अशुद्ध करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह से मैं इसको इम्प्योर की तरफ लेके जाता हूँ। कल हमने श्री राम जी ने उनका डिस्पैशन, वैराग्य जिसको हिंदी में कहते हैं, वो उन्होंने जो बताया वो उसके बारे में हमने सुना। हमने थोड़ा-सा परफॉर्मेंस, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, वो गोल्स की तरफ कैसे-कैसे बाधाएँ आ सकते हैं, उसके बारे में भी हमने सुना। हाँ, हमने अरिष्टनेमी की कहानी सुनी कि अरिष्टनेमी को उसका टारगेट, उसका जो भी गोल था, वो अचीव करने के बीच में कहीं तो एक अच्छा गोल आ गया ऐसा लगा, तो शायद वो वहाँ पे जा सकता था। पर एकदम क्लियर विज़न कि मुझे क्या चाहिए उसके बारे में मन में कोई डाउट नहीं। ऐसी स्थिति होने के कारण अरिष्टनेमी ने अपने ही अपना ध्यान, अपना पूरा लक्ष्य अपने ही गोल के ऊपर रखा और उसने बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे साथ भी कई बार ये होता है कि हम एक लक्ष्य रखते हैं, एक गोल रखते हैं, लेकिन उसके बीच में ही कहीं न कहीं कुछ छोटा-सा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है और हम फँस जाते हैं। चाहे वो फिर जॉब में हो, कार्य में हो, पढ़ाई में हो। स्टूडेंट्स के साथ ये हमेशा होता है कि वो कुछ तो चलो मैं कुछ अ, गो लैंग्वेज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सॉफ्टवेयर में है, तो वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कर रहा हूँ, कोशिश करते-करते कुछ मॉड्यूल्स ले लिए, कोई कोर्स ले लिया और वो करते-करते बीच में फिर किसी ने आके बता दिया, "अरे! पाइथन बहुत अच्छा है, आजकल इसकी बहुत डिमांड है, इधर रिक्वायरमेंट है, उधर रिक्वायरमेंट है।" तो गो छोड़ दिया, पाइथन के पीछे भाग गए। फिर पाइथन करते-करते ऐसा लगता है बीच में कुछ और आ जाता है, तो उसके पीछे चले जाते हैं। ये देखिए, आज हम जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं?
क्या उनकी खासियत होती है सक्सेसफुल लोगों की, वो आज सुनेंगे। हाँ, योग वासिष्ठ तो पूरा स्पिरिचुअल है। उन्होंने जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको मुक्ति चाहिए, उनके बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। हमारे इन सेशंस में हम यह देखेंगे कि वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही जो पॉइंट्स हैं, वो हम अपने लाइफ में एज अ स्टूडेंट, एज अ बिजनेसमैन, एज अ वर्क प्रोफेशनल, जो भी मेरा जॉब है, कहीं पे भी मैं उसको किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, वो बातें हम आज देखेंगे। तो चलो कहानी को आगे लेके जाते हैं। श्री राम जी ने अपना पूरा स्टेट ऑफ माइंड बता दिया कि ऐसे-ऐसे है, मुझे जीवन जीने में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। सीधी-सी बात है, वही-वही बातें रोज़-रोज़ करो, ये मगजमारी कौन करेगा? बस अगर कुछ है तो क्विकली मुझे ऐसा कुछ लाइन पे लगा दो, और हो सकता है तो फिर पॉसिबल है तो जीवन जीना चाहूँगा, वरना फिर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। श्री राम जी ने अंत में ये कहा, एंड में कहा कि ये तो मेरी मन की स्थिति है, लेकिन मेरे से ज्ञानी तो आप लोग हो, विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो। आपके तरफ देख के तो लगता है कि आप सदा मुस्कुराते रहते हैं, ऑलवेज स्माइलिंग। तो जो प्रश्न मेरे मन में है वो तो आपको भी आए ही होंगे। फिर भी आप जीवन जी रहे हैं, आपने तो जीवन छोड़ा नहीं। फिर भी आप हैं, इतने ज्ञानी हैं कि आप सदा मुस्कुराते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं उतना क्वालिफाइड हूँ कि यह नॉलेज मुझे मिल सके, तो आप वो ज्ञान मुझे दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं वो नॉलेज लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो फिर मुझे ये जीवन जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब मैं थोड़ा-सा एक ग्रंथ में जो भी बातें आई हैं, स्क्रिप्चर में जो भी बातें आई हैं, वो भी बता देता हूँ। जब श्री राम जी ने ऐसा कुछ कहा, तो वहाँ पे सारी सृष्टि से कई सारे दिव्य लोग, बड़े-बड़े हस्तियाँ, बड़े-बड़े ऋषि, गंधर्व, विद्याधर, ये सब लोग उधर आए थे। उन्होंने कहा कि क्या बात कही है श्री राम जी ने। हाँ, ये तो हमारे मन की बात कही। हमें भी एग्ज़ैक्टली यही प्रश्न थे, लेकिन हमें वो इस तरह से नहीं रखे जा सकते थे। हमें वो पता नहीं किस तरह से अपने क्वेश्चन्स रखे, पर श्री राम जी ने एकदम टू द पॉइंट बात कही है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, तो हम आज यहाँ पे रुकेंगे, और उन्होंने विश्वामित्र और वशिष्ठ की तरफ देखना शुरू किया कि चलो ये कुछ आंसर्स हमें बताएँ, जिससे पूरे जीवन का, पूरे मानव का कल्याण हो जाए। इसके ऊपर कुछ बातें विश्वामित्र ऋषि ने कही, और फिर उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि हे वशिष्ठ, आप तो इनके कुलगुरु हैं, तो ये आपका कर्तव्य है और ये आपका अधिकार भी है कि आप श्री राम जी को कुछ मार्गदर्शन करें। अथॉरिटी भी, उसका भी आदर किया जाना चाहिए, उसका भी ऑनर किया जाना चाहिए। हाँ, मुझे आता है इसलिए कहीं पे भी मैं जाके बोल दूँ, ऐसा नहीं होता। उस मीटिंग में हाँ, हर एक का अपना-अपना रोल होता है। तो विश्वामित्र जी को ज्ञान नहीं था ऐसी बात नहीं है, उनको सब पता था। लेकिन ये किससे आना चाहिए? राइट अथॉरिटी से। तो हम अगर मैनेजर्स की मीटिंग में बैठे हैं और एक एम्प्लॉयी है और मैनेजर है, सवाल पूछा गया, एम्प्लॉयी को पता है सब कुछ, बट रिस्पॉन्स मैनेजर से जाना है, तो इसमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पे मैं मैनेजर और रिस्पॉन्स एम्प्लॉयी की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही मैनेजर हैं, ऐसा समझिए। बट फिर भी राइट डोमेन जिसका है उसमें बोलना चाहिए, है ना? क्रॉस नहीं करें। ये कुछ-कुछ प्रोटोकॉल्स हमें अपने स्क्रिप्चर्स में सीखने को मिल जाते हैं। एकदम सही कि ये अधिकार और ये कर्तव्य दोनों वशिष्ठ का है, वशिष्ठ ऋषि बताएँगे। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को जो भी बताया, उस चैप्टर का नाम है मुमुक्षु व्यवहार। अभी हमें इस नाम से आज की तारीख में कुछ लेना-देना नहीं है। जो क्योंकि मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि जो ऑडियंस है, वो स्पिरिचुअल के बदले अभी यहाँ पे इसलिए आई है कि हमें लाइफ में कुछ करके दिखाना है। हाँ, कल शायद मैंने जो बोला था वो मन में उतरा होगा, दिमाग में आया होगा कि नहीं यार, ऐसे ऑर्डिनरी ज़िंदगी नहीं जिएँगे। हाँ, हम कुछ स्पेशल हैं, इस धरती पे उतरे हैं, उसका ही ऊपर वाले का ही अंश हमारे अंदर है, उसी का पार्ट है। तो हम ऐसा कुछ जिए कि लगे कि हाँ, कुछ जिए करके।
वरना ये लाइफ ऐसे ही आई और गई। क्या शादी की, बच्चे पैदा किए, खाना खाया, सोए, सब कुछ। ये तो जानवर भी करते हैं। हमने कौन सी बड़ी बात की, कौन सी अलग बात की। तो कुछ तो करेंगे। तो ये विचार है, इसलिए मैं केवल परफॉर्मेंस के एंगल से ही सारी बातें डिस्कस करूंगा। वरना योग वासिष्ठ में तो कहानियां बहुत सुंदर सुंदर है। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो श्री राम जी, आपने कहा कि जीवन में आपको मुक्ति चाहिए। हमारे लिए मुक्ति की डेफिनेशन क्या होगी? कल जैसे बताया, आईआईटी में एंट्री ले ली, मुक्ति मिल गई, यूपीएससी ले ली, मुक्ति मिल गई। हाँ, मेरे मुक्ति की डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी। आज एक मुक्ति है, कल कुछ और मुक्ति रहेगी, है ना? तो लेकिन अच्छी होनी चाहिए ऐसे ही इधर उधर की नहीं। बड़ा कुछ मीनिंगफुल गोल होना चाहिए। तो जो आपको मुक्ति पानी है, जो ज्ञान लेना है, उसके लिए प्रयत्नों की आवश्यकता है। ये मत कहिएगा कि बिना प्रयत्न के मुझे कुछ मिल सकता है। अगर किसी ने कहा कि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में है तो है, वरना नहीं है। हम पढ़ाई करने वाले को देखते हैं, हाँ, बोलते हैं ना हमेशा, यार मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन मेरी किस्मत में ही नहीं था। तो योग वासिष्ठ ये ग्रंथ ऐसा है कि ये कहता है कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड लक। हाँ, कोई लक वक नहीं होता। जो भी है वो केवल आपके प्रयत्नों का ही परिणाम है। अगर सही प्रयत्न किए, सही डायरेक्शन में प्रयत्न किए, तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं तो प्रयत्न गलत हो रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। इतना क्लियर और शायद किसी ग्रंथ में लिखा हो। वशिष्ठ ऋषि की बातें मुमुक्ष व्यवहार में, मतलब मुमुक्ष व्यवहार मतलब क्या? कि जिसको मोक्ष चाहिए उसका आचरण, उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए। तो जिसको आईआईटी करनी है, जिसको यूपीएससी करनी है, जिसको कैट करनी है, उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, वो यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे हम पढ़ने लगते हैं, ऐसा लगता है कि वशिष्ठ ऋषि जी के हाथ में एक अच्छा सा हथौड़ा है। हमारे सर में ऐसे एक एक बात घुसा रहे हैं कि ये कर, वो कर, वो कर, वो कर। हाँ, एकदम आंखें खोलने लगती है। जिन्होंने भी योग वासिष्ठ यहाँ तक पढ़ा, उनसे आप किसी से भी पूछ लीजिए, उनकी रिएक्शन यही रहेगी कि अरे वो पढ़ते ही, शुरू के कुछ बातें पढ़ते एकदम दिमाग खुल जाता है कि मैंने लाइफ में क्या क्या गलतियां की हैं। आज हम उसका सेशन भी लेंगे कि अपनी गलतियां क्या हुई हैं, उसको भी थोड़ा एनालाइज करेंगे, एक रिट्रोस्पेक्शन करेंगे, जाके देखेंगे कि व्हाट वी हैव डन रॉन्ग। ओके। तो बातें बताते बताते तो श्री वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि श्री राम जी, जो भी प्राप्त करना है, जो भी चाहिए आपको और जो भी अचीव करना है, उसके लिए केवल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स एंड एफर्ट्स, प्रयत्न ही चाहिए, और कुछ आपको दे नहीं सकता। अगर किसी ने कहा मेरे भाग्य में नहीं है, तो पहले भाग्य क्या है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज लक? क्यों बोलते हैं ना, ये मेरे किस्मत में नहीं है, मेरा लक नहीं है, तो लक क्या है वो भी समझ लेते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि लक मतलब जो आपके पहले के एफर्ट्स है, वो उसका परिणाम आज आप देख रहे हो। जैसे कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह ये सारी बातें हैं, और उसने उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की पढ़ाई की ही नहीं। कहीं तो दिमाग में डाल दिया कि ये कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स है करके छोड़ दिया, और उसकी पढ़ाई ही नहीं की। तो 10th में उसको अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे मैथमेटिक्स में। उसके जैसे भी है, बाकी के टॉपिक्स की उसने ठीक ठाक तैयारी की कर ली थी, तो इसको थोड़े बहुत जो भी मार्क मिले, उसके बेसिस पे वो साइंस में एडमिशन ले लिया उसने। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फिर से सामने आ गया, और उसको वापस वहां पे वो ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अब ये रोता है कि यार मेरी किस्मत में तो ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री मेरी किस्मत में लिखी ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आती, ये मेरा भाग्य है। कोई स्वीकारेगा इसको? कोई बोलेगा यार तूने पढ़ाई नहीं की, उसका ये परिणाम है। सीधी सी बात है। तो ये भाग्य हो गया, लक हो गया, किस्मत हो गई। लेकिन उसका दूसरा भी एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कि जो हो चुका है वो हो चुका है। यूं समझिए कि मेरी किस्मत यहां से आते 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 यहां तक आके रुक गई, खत्म। इतना जो भी करना था वो हो चुका, 10th हो चुका, 10th का रिजल्ट आ चुका। अब मैं इसको निगेटिव नहीं करूंगा, जितना था उतना था।
अब यहाँ से मेरी किस्मत आगे शुरू होती है, मेरा भाग्य आगे शुरू होता है। यहाँ से मैं तय कर सकता हूँ कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई अभी कर लेता हूँ। 11th में मैं इतना दिन रात मेहनत करूँगा, इतना मेहनत करूँगा कि मेरी 11th की 12th की सारी पढ़ाई पूरी हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री जो मुझे नहीं आता था वो आज आने लगेगा, उसका मैं मास्टर भी बनूँगा। कौन रोकेगा हमको? जो हुआ वो हुआ, उसको मैं बदल नहीं सकता। उसका परिणाम जितना होना है उतना फिक्स है। अगर वजन के भाषा में बोला जाए, कांटे के भाषा में बोला जाए, तो मेरे कुछ गलत एफर्ट्स, कुछ मैंने करना था, कुछ नहीं करना था, उसका जो भी परिणाम है वो अगर 1 किलो है, तो आज मैं कुछ इस तरह से प्रयत्न करूँ, इस तरह से एफर्ट्स डालूँ कि मेरे एफर्ट्स का परिणाम ये 2 किलो हो जाए और मेरा जो वजन है वो भारी पड़ जाए। मैं अपना जो गोल है वो अचीव करने लगूँ। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जैसे 2 बकरों की टक्कर होती है, हाँ, जिसमें शक्ति है वो जीतता है। वैसे ही मेरे ये पुराने एफर्ट्स हैं, उसका परिणाम भाग्य करके दिखाई दे रहा है। ये आज के एफर्ट्स हैं, आज के एफर्ट्स अगर भारी रहे, तो मैं जीत जाता हूँ। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लक, किस्मत नाम की कोई चीज़ होती नहीं। वशिष्ठ ऋषि ने इतना क्लियरली बोला है, उन्होंने कहा है कि हे श्री राम जी, जो लक, किस्मत की भाषा करते हैं, उनके साथ मत रहो। हाँ, मतलब वो गधे हैं, उनके पास उनके साथ रहना में मूर्ख है वो। ऐसी संगति में बिल्कुल मत रहना। क्लियरली उन्होंने बोला है, तो आप अपनी संगति देख लो। आपके पास लक वाले, किस्मत वाले कितने लोग हैं, कितने लोग आपके किस्मत को दोष देते हैं। बस सुन लो कि अरे ये काम के लोग नहीं हैं, ठीक है? उसके बाद प्रयत्नों के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि किस तरह से प्रयत्न होने चाहिए। तो उन्होंने बोला 2 दिशाओं में प्रयत्न होते हैं टिपिकली। एफर्ट्स कैसे होते हैं? एक लाइन ऑफ एफर्ट्स है कि जो प्योर है और दूसरी लाइन ऑफ एफर्ट्स है इम्प्योर। अगर हम जो भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स हमें जैसे चाहिए वैसे नहीं आ रहे, तो एक बार देखें कि क्या हम प्योर एफर्ट्स डाल रहे हैं या इम्प्योर एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो सही है कि गलत है? बिकॉज़ राइट टूल्स होनी चाहिए, राइट टेक्निक्स होनी चाहिए, है ना? राइट ट्रेनिंग होना चाहिए। जस्ट ऐसे ही उठे, जैसे समझिए कि फिर से आईआईटी की तैयारी करनी है। अब आईआईटी की तैयारी करनी है तो यूट्यूब पे गए, इसके वीडियोज़ देखे, उसके वीडियोज़ देखे, ये देखा, वो देखा, तो हमें पता नहीं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। एफर्ट्स जी-जान लगा के कर रहा है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि शायद सही एफर्ट्स नहीं है, गाइडेड एफर्ट्स नहीं है। इसीलिए यहाँ पे गुरु की आवश्यकता होती है, एक मास्टर की आवश्यकता होती है कि जो बताए कि तेरे एफर्ट्स इस तरह से जाने चाहिए। तू नहीं चाहिए तो ये क्लास लगा, तू चाहिए तो ये वीडियोज़ देख, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे सारे लेक्चर्स आईआईटीएन्स के अपलोडेड हैं, वो देख। इस तरह से कुछ तो गाइडेंस होना चाहिए। तो इसीलिए केवल प्योर एफर्ट्स है। हाँ, मैं कॉपी नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, इम्प्योर एफर्ट्स नहीं डालूँगा, इज़ ओके, दैट इज़ वन। बट उससे और इम्पोर्टेंट ये भी बात होती है कि प्योर एफर्ट्स के साथ-साथ गाइडेड सही एफर्ट्स भी उसमें आवश्यक है, ज़रूरी है। तो वो भी देखें कि क्या मैं सही लाइन पे जा रहा हूँ, ठीक है? तो प्योर एफर्ट्स करें। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि ज ये एक बार इस लाइन पे लग गए, तो फिर ये एश्योर्ड है कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। बस काया वाचा मनसा, मतलब क्या? शरीर से, मन से और बातों से हमें वही प्रयत्न करने हैं। अब ये कैसे किए जाए? तो कुछ भी चीज़ अचीव करनी है ना लाइफ में, कोई कुछ भी अचीव करना है, तो मेरी भाषा में कहा जाए ना तो उसको कहो कि ये पागल हो गया है। उस फील्ड में पागल हो जाना चाहिए। मेरा खुद का उदाहरण है। पब्लिकली डिक्लेयर करते हुए मुझे कोई उसमें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। ओके, नो शेम। पर कई बार लोग बोलते हैं कि यार यतीन जोशी को ना अपने डिस्कशन में बुलाना तो बुलाओ, लेकिन उसको बताओ कि थोड़ा योग वासिष्ठ के बारे में कम बात करे, नहीं तो बुलाओ ही मत। हाँ, वो आया तो बस कहीं जाओ योग वासिष्ठ ही झाड़ना शुरू करता है। अंदर की बात बताओ तो मैंने घर वालों को भी 3-4 साल परेशान किया है। कुछ भी हो जाए तो योग वासिष्ठ बताना शुरू करता था। जब ऐसी टीका होने लगी, जब इस तरह का क्रिटिसाइज़ होने लगे ना आप,
तो समझ लो कि आप सही राह पे हो। अगर आपको फिजिक्स करना है, तो अगर आप लड़के हो, बॉयज में खड़े हो और किसी ने बोला यार वो देख सुंदर लड़की वहां पे खड़ी है, सीटी बजा, तो उसको बोलना चाहिए कि ये सीटी की फ्रीक्वेंसी इतनी है, साउंड की वेवलेंथ इतनी होती है, उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी। हाँ, उसका कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इस तरह की बातें बोलते आनी चाहिए। हर चीज में फिजिक्स ही निकलना चाहिए आपके मुंह से। आप जिससे भी बात करो वो फिजिक्स ही रखेगा। मन में भी कहीं बैठे हैं, नहाने बैठे हैं, स्वामी, उनका क्या नाम है, स्वामी अनुभवानंद, वो तो ओपनली बोलते हैं। अगर टॉयलेट में भी बैठे हैं ना, तो विचार उसी बात का होना चाहिए। हर जगह फिजिक्स 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 फिजिक्स, ये है। बातें करोगे दोस्तों से फिजिक्स, कभी काम करना है, अगर घर में कपड़े भी सुखा रहे हो तो कान में फिजिक्स के वीडियो ऑडियो लगा के उसके ऊपर रहना चाहिए। अगर आप लेडी हो, घर में मदद कर रही हो, खाना पका रही हो, सामने फिजिक्स होना चाहिए। जब इस तरह की क्रेज हो जाए, इस तरह से पागल हो जाए, तो ही कोई बड़ा गोल अचीव हो सकता है। ये कॉमन सेंस की बात है कि यूपीएससी, आईआईटी, कैट या और कोई श्रेष्ठ कार्य छोटे मोटे एफर्ट से तो नहीं होगा, पक्का है। उसके लिए तो आपको पूरी जी जान डालना पड़ेगी, आपको उस बात से एक होना पड़ेगा। हमारी भाषा में बोला जाए तो उसके साथ आपको योग होना चाहिए। लोग ने यहाँ तक चिढ़ाना चाहिए कि वो देखो फिजिक्स आ गया, वो देखो योग वशिष्ठ आ गया, है ना। अगर हमारे कुछ दोस्त है कि कोई पीएचडी कर रहा है तो वो देखो पीएचडी आ गया। इस तरह से बातें होगी आपके बारे में, जब चर्चा होने लगेगी तो समझ लो कि आपका सक्सेस पक्का है। यूं ही लोग महात्मा नहीं बनते। महात्मा मतलब अपने अपने फील्ड में महात्मा। यूं ही कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनता, यूं ही कोई आ, नरेंद्र मोदी नहीं बनते, यूं ही कोई बड़े साइंटिस्ट है वो नहीं बनते, है ना। यूं ही कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनते। अब हम यहाँ पे नीरज चोपड़ा वगैरह की भी बातें कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं बने हैं। पूरा दिन रात उन्होंने उसपे उसके ऊपर डाला है। तो ये समझ लो कि अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस ही वो होना चाहिए जो हम अचीव करना चाहते हैं। ऐसा बताते बताते वशिष्ठ ऋषि ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि मुक्ति मतलब क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिबरेशन, निर्वाणा क्या है। हमारे लिए फिर से निर्वाणा मतलब मेरा गोल अचीव करना, मुक्ति मतलब मेरा गोल अचीव करना। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जो डिजायर से फ्री है, जिनके मन में कोई इच्छा नहीं, कोई डिजायर नहीं, वो है इस लाइन पे, वो मुक्त है, वो एक्चुअली फ्री कहे जा सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे आईआईटी करना है तो केवल आईआईटी का मेरा मुक्ति का गोल है, उसके लिए जो करना है वो करूंगा, बाकी मेरे लाइफ में कोई डिजायर नहीं रहेगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं, ना इंडिया की क्रिकेट टीम पता है ना ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पता है। अगर पता है, मैं अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो आज का कैप्टन कौन है, किसने मैन ऑफ द मैच कौन से मैच में जीता था, वो मुझे पता होना चाहिए, उतना सफिशिएंट है। लेकिन उससे ज्यादा जो मेरे काम का नहीं है वो मुझे पता रखने की जरूरत नहीं। हाँ, एक सुंदर सा वाक्य उन्होंने कहा है, महात्माओं को भोग अच्छे नहीं लगते। फिर से सुनिए, महात्माओं को भोग अच्छे नहीं लगते। मतलब आज अगर हम संतों की बात करें, तो जो भी संत हैं, उनको आप कुछ ऐसा उनके सामने कुछ अट्रैक्शन रख दे, तो उसको ऐसे दूर रखते नहीं, नहीं चाहिए। हाँ, एक लेवल के बाद फिर जो आता है वो ले लेंगे, पर उसके लिए कोई क्रेविंग नहीं रहेगा, कोई ऐसी डिजायर नहीं रहेगी कि अरे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, जो आएगा वो आएगा। तो अगर हमें फिजिक्स में महात्मा होना है, अगर हमें यूपीएससी में महात्मा होना है, आईआईटी में महात्मा होना है, तो हमें भोगों से दूर रहना पड़ेगा। भोग मतलब क्या, अट्रैक्शंस या डिस्ट्रैक्शंस दोनों कहो। कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, किसी ने क्रिकेट के मैच के बारे में कुछ कहा, तो मेरे वाक्यों को ध्यान से सुनिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको हेट करना है, ये नहीं चाहिए। क्योंकि वो माया ऐसा काम कर देती है कि चल थोड़ा इग्नोर करते हैं, ऐसा कहे ना, तो बराबर आपको पकड़ लेगी। लेकिन आई डोंट लाइक इट, तो फिर हम उसके पीछे भागेंगे नहीं। तो महात्माओं को भोग अच्छे नहीं लगते का मतलब यही है कि उसको आप रिजेक्ट करो, उसको अस्वीकार करो, नहीं चाहिए, खत्म। फिर
जो भी आता है मैं अपने काम में लगा हूँ, फिर क्रिकेट की मैच हो, कबड्डी का लीग हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का कुछ चल रहा हो, पॉलिटिक्स हो, दोस्तों की पार्टियां हो, क्रिकेट गेम हो, जो भी है, मेरे गोल से हटकर अगर कुछ है तो वो मुझे पसंद नहीं। आई डिसलाइक देम बिकॉज दे आर नॉट अलाइन टू माई गोल। मेरे उद्दिष्टों को वो अलाइंड नहीं है। इतना अगर पिक्चर दिमाग में क्लियर है तो ही हम वो अचीव कर सकते हैं जो हमें अचीव करना है। एज सिंपल एज दैट। महात्मा बनना है कि नहीं बनना है? क्योंकि दूसरी बात उन्होंने सही कही है, वो ये कही है कि जैसे एफर्ट्स वैसे फ्रूट्स। एज आर द एफर्ट्स सो आर द फ्रूट्स। जैसे आप प्रयत्न करोगे उसके रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे। मैं कभी किसी को ऐसे ही कोई डिस्कशन के लिए आया था, तो उसको पूछ रहा था कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कैसे तैयारी कर रहे हो? तो उसने दिन का शेड्यूल बताया, ऐसे 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 है। तो दिन में काफी बातें ऐसी थी कि जो यूपीएससी से रिलेटेड नहीं थी। मैंने कहा अगर ऐसा है तो नहीं पहुंचोगे। हाँ, यूं समझिए कि ये हाइट है, इतने एफर्ट्स हमको यूपीएससी के लिए डालने हैं, लेकिन हम अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे, हमने थोड़ा नीचे रखा, कोई बोलता है ना कि नहीं यहाँ तक नहीं, थोड़े नीचे है मेरे एफर्ट्स, तो ये थोड़े नीचे का इफेक्ट क्या होता है नहीं पता। ये यूपीएससी है, इसके नीचे कुछ नहीं, फिर पता नहीं क्या है। तो यहां तक ही एफर्ट्स जाने चाहिए, हम थोड़े से भी नीचे रख के नहीं चलेंगे। इसलिए इतने एफर्ट्स है तो यूपीएससी, इससे नीचे है तो फॉरगेट इट, और कुछ नहीं। यही बात फिर हमारे आईआईटी के लिए, कैट के लिए, सारी बातों के लिए एप्लीकेबल है। तो एज आर द एफर्ट्स आर द फ्रूट्स। तो हमारे जीवन में हमने आज जो है या जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए हम कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं? क्या हम सही प्रयत्न कर रहे हैं या बस ऐसे ही चल रहा है? इसको भी देखें। आज के सेशन में हम ये भी बात करेंगे कि हमारे साथ क्या-क्या हमने किया, हमारे अभी तक के एफर्ट्स कैसे रहे, हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या उसके लिए एक कारण रहा था कि हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुझे चाहिए था वो मैं शायद नहीं ले पाया, तो क्यों नहीं ले पाया? हाँ, उसके बाद अगर ऐसा है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो पहले ये भी समझ ली कि मुझे क्या चाहिए, क्या अचीव करना है। जो अचीव करना चाहता हूँ वो सचमुच क्या है? लाइक यूपीएससी करना है, आईआईटी करना है, ये टिपिकली तो एग्जांपल्स में बार-बार देता हूँ। डॉक्टर बनना है, तो एग्ज़ैक्टली क्या है? क्योंकि हम करते तो हैं कोशिश, लाइक कोई 9th, 10th, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को देख लो, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को देख लो, वो बोल रहा है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, पर एग्ज़ैक्टली क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसको पता नहीं होता। और इसलिए क्या होता है, कभी तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तेरे को अच्छे मार्क लेके आने हैं, इसलिए प्रयत्न कर रहा है। कभी टीचर उसके ऊपर होमवर्क वगैरह डाल के, या जो ट्यूशन क्लास है वो कुछ होमवर्क दे के प्रेशर डालते हैं, इसलिए कर रहा है। लेकिन उसके पीछे जो गोल है कि मुझे एग्जैक्टली क्यों करना है, वो अगर पता नहीं रहा तो क्या होता है मालूम? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर डिस्ट्रैक्शंस वो हमको खींच लेते हैं। फिर मन में विचार शुरू होता है कि आज मैं कर तो रहा हूँ पढ़ाई, लेकिन थोड़ा हाइलाइट्स देख लेता हूँ, थोड़ा फुटबॉल के हाइलाइट्स देख लेता हूँ, चल आज मूवी देख लेता हूँ, चल आज पार्टी कर लेता हूँ, आज इसकी बर्थडे पार्टी है, अब ईयर एंड पार्टी है, ये है वो है ना? हो क्या रहा है मालूम? यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सी बात मिसिंग है? यहाँ पे मिसिंग है आपका जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसके प्रति आपका प्रेम, उसके प्रति लगाव। एक ऑर्डिनरी भाषा में अगर बताया जाए ना, तो अगर मैं हस्बैंड हूँ तो मेरा गोल ये मेरी वाइफ है। अगर मैं उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और बीच-बीच में अलग-अलग गर्लफ्रेंड ढूँढता रहा, गर्लफ्रेंड देखी, आज क्रिकेट मैच की गर्लफ्रेंड देखी, गए, वो वाइफ आपको चाय नहीं देगी, ठीक है? भूल जाएगी, आपको तलाक दे देगी, आपसे दूर हो जाएगी, डाइवोर्स कर लेगी, खत्म। इतनी सिंपल सी बात है। तो जो मैं करने जा रहा हूँ, उसको समझे कि क्या है एग्ज़ैक्टली ये, और उसके बाद फिर उसके प्रति ऐसा प्रेम रखे, ऐसा लगाव रखे कि उसके सिवा कुछ और सूझे ही नहीं। संत मीराबाई, कि जिसको भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कुछ सूझा ही नहीं। भक्ति मार्ग भी क्या बताता है? आपके भगवान श्री कृष्ण मतलब आपकी आईआईटी है, आपकी यूपीएससी, आपकी कैट है। इतना प्रेम रखो कि और कुछ हो जाए, मुझे उससे कुछ लेन-देन ही नहीं है।
बस अगर यह अप्रोच हमने रखा तो हमारे जीवन में सक्सेस आएगा ही आएगा। मेरी बात का विश्वास रखो, जब सक्सेस आता है ना, उसका जो मज़ा है, उसका जो टेस्ट है, वो आपको कोई और कभी दे ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी जैसी जो एन्जॉयमेंट है, वो फन है कि मैंने ये पा लिया, तो उसके जैसा आनंद हमको कहीं और किसी बात से कभी मिल नहीं सकता। पर वहाँ तक पहुँचना चाहिए। आप उनसे पूछो जो सचमुच वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि कितना हैप्पीनेस आया था। मेरे एक मित्र हैं, उनके बेटे ने महाराष्ट्र सीईटी ऐसे एकदम हायर नंबर से क्रैक कर ली। उसको एक्सपेक्टेड नहीं था, उसने कोशिश की थी लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था। जब उसको पता चला कि इतने मार्क मिले तो लिटरली ज़मीन पे लेट के ऐसा चिल्लाने लगा, "अरे वाह, वाह, वाह! वाह, क्या हो गया?" इट इज़ लाइक एक्सटेसी, हाइपर क्या बोलेंगे उसको, आनंद, हाइपर खुशी। हाँ, दैट इज़ व्हाट इट इज़। पर वो पाने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। एक अपना पूरा समय उसके लिए डिवोट करना पड़ेगा। तो वो देखें। अब इसके साथ ये भी है कि अगर वो प्राप्त करना है, प्रेम करना है, पर प्रेम नहीं है, लाइक मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, तो क्या करें? मैथमेटिक्स की किताब को उठाएँ और उसको कहें कि आई लव यू मैथ्स। हाँ, चाहिए तो किस भी कर लो उसको। इतना प्रेम करें उसके ऊपर, बार-बार, बार-बार उसके साथ टच रखें, तो सब्जेक्ट, वो विषय, वो आपका गोल आपका हो जाता है। ये सक्सेस का मंत्र आप स्वीकार लें, ध्यान में रखें। योग वासिष्ठ में कहीं तो हिडन है ये, लेकिन आपके सामने आज रख रहा हूँ कि संपर्क से, टच से प्रेम बनता है। लव ग्रोज बाय रिमेनिंग इन टच। ये हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है। किसी को हम पसंद नहीं करते, लेकिन रोज-रोज उसके साथ उठना-बैठना होता है, तो कुछ दिनों के बाद उसको हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उसके अच्छे गुण पता चलते हैं, तो हम उसके ऊपर प्रेम भी करने लगते हैं। ये होता है। तो वही बात हमारे सब्जेक्ट के बारे में है कि अगर कोई सब्जेक्ट हमको मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो बार-बार, बार-बार उसके साथ ही रहें। पढ़ें, 1 बार, 2 बार, जितना समझेगा उतना समझेगा, करते जाइए। धीरे-धीरे एक दिन पता चलेगा कि अरे! वो सब्जेक्ट तो आप ही हो। उसकी मास्टरी आपके पास आ गई। जो सिद्धि-सिद्धि बोलते हैं ना, अचीवमेंट्स बोलते हैं, जो स्पेशल स्किल्स बोलते हैं, वो कुछ नहीं है। वो केवल हमारे एफर्ट से जो अपने आप रिफ्लेक्ट होना शुरू करते हैं, अंदर से बाहर आना शुरू करते हैं। बस वही वो होता है। तो वशिष्ठ ऋषि ने दूसरी भी बात बताई थी कि पहले महात्माओं को भोग अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपको जो प्राप्त करना है, जो अचीव करना है, उसके लिए आपको बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका गोल है, उसके साथ आप कमिटेड रहो, उसके ऊपर प्रेम करो, उसके साथ एक बन जाओ। बस जब हम इसमें एक बन जाएँगे, तो हमें बाकी सारी चीज़ें अपने आप झूठी लगने लगती हैं। इंटरेस्ट नहीं लगता, है ना? कि अगर मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, रात-दिन क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, किसी ने मुझे हॉकी खेलने के लिए बुलाया, फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया, तो मैं बोलूँ जाऊँगा क्या? नहीं जाऊँगा। मैं बोलूँगा नहीं यार, इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्रिकेट में ही रहूँगा। ऐसा होता है ना हमारे साथ, हम जो प्यारा गेम है वो छोड़ के किसी डिसलाइक वाले गेम में नहीं जाते। अभी वशिष्ठ ऋषि ने 4 गेट कीपर्स के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि श्री राम जी, चलो यहाँ तक तो बता दिया आपको कि जो प्राप्त करना है, जो अचीव करना है, आपको वो एफर्ट्स चाहिए, राइट डायरेक्शन में चाहिए, राइट मेंटर चाहिए, राइट गाइड चाहिए आपको, और ये पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके ऊपर हमें जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको छोड़ देना है, और वो आसानी से छूटे, इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें प्रेम करना है। अब मैं आपको 4 गेट कीपर्स बताता हूँ, जिनके मार्ग से आप अपने मोक्ष के अंदर, मोक्ष तक पहुँच सकते हो। तो ये 4 गेट कीपर्स मतलब 4 डोर्स हैं, जिसके 4 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कि जो आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जा सकते हैं। हमारा लक्ष्य जैसे कहा, जो कुछ भी है, 4 गेट कीपर्स कौन से हैं? पहला है सेल्फ कंट्रोल। हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य कुछ है, और उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उनके पीछे न भागते हुए, मैं बस अपने आप को कंट्रोल करके जो मुझे प्राप्त करना है, अचीव करना है, वो करूँ। फिर चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएँ। अब ये इनको कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन माइंड है, वो इधर-उधर भागेगा, आजू-बाजू में कोई ट्रिगर देगा, कोई झगड़ा करेगा, कोई प्रेम करेगा, कोई मुझे कुछ खाना खिलाने के लिए बुलाएगा, कोई पार्टी के लिए बुलाएगा, कोई डांस के लिए बुलाएगा, कोई मैच चलेगा, कुछ चलेगा। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस जब भी आएँगे,
तो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? तो उसके लिए केवल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स। ये अपने माइंड के ऊपर है कि मैं अपने आप को सँभालूँ। मैं अपने आप को बताऊँ कि ये सारे मेरे दुश्मन हैं, और अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार अपने हिस्ट्री में जाके देखें। हाँ, आज आप ये 16 साल के आयु में इसलिए बताया जाता है कि हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहता है। तो एक बार अपने हिस्ट्री में जाके देखें कि कभी तो मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया था। कभी मैंने अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे मुझे जो प्राप्त करना है, जो अचीव करना है, उसके लिए बैठा था, लेकिन कहीं तो डिस्ट्रैक्शंस आ गए, कहीं तो मैं अपनी राह भूल चुका, और फिर जो मुझे अचीव करना था वो आज मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ। मैं आज कहीं और हूँ। ये हमें समझ में आ जाएगा। तो अगर इतना पता चलता है कि ये डिस्ट्रैक्शंस मेरा नुकसान करने वाले हैं, तो उनसे दूर रहें। बहुत सीधी-सी बात है। दूसरा, संतोष। संतोष मतलब कंटेंटमेंट, समाधान। हमारे लाइफ में ये कैसे काम में आएगा? इसके 2 एंगल्स हैं। एक तो ये है कि अगर मैंने कुछ पर्टिकुलर चीज़ को चाहा कि ऐसा हो, मेरा बड़ा घर हो, या मुझे कुछ गाड़ी मिल जाए, या कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हम अपना गोल छोड़ देते हैं और केवल इतना ही अचीव करने के लिए उसके पीछे भाग जाते हैं। ठीक है? मतलब जैसे हमने अरिस्टो नेमी की कहानी बताई थी कि उसको अगर एंड गोल अचीव था, मोक्ष ही चाहिए था उसको, पर बीच में स्वर्ग मिल गया, तो अभी स्वर्ग मिलने वाला है, तो चलो मैं वहाँ पे जाता हूँ, ऐसा उसने विचार किया। तो सैटिस्फाइड वो अपने इसमें नहीं था। वो चाहता था कि हाँ, मिल गया ना कुछ, तो चलो अभी ये ले लेते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए। एंड गोल हम छोड़ देते हैं। हो क्या रहा है, मेरा गोल एक है, कुछ आ गया तो उसके पीछे मैं भाग गया, मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया। अभी मुझे लगता है, क्योंकि मन के पीछे क्या था, एंड गोल मैंने छोड़ दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जस्ट इमेजिन करिए आप फुटबॉल खेल रहे हो, पैरों में फुटबॉल है, आपके पास सामने गोल है, गोल मारने के लिए लेके जा रहे हो, लेकिन मन में इच्छा रही कि यार एक आइसक्रीम मिल जाता ना तो अच्छा रहता, काफी सालों में आइसक्रीम नहीं खाया, और गोल लेकर भाग रहे। कोई तो आपको कहीं तो स्टेडियम में दिखा कि जिसके पास आपको चाहिए वही आइसक्रीम का कोन है, तो आप आइसक्रीम खाने के लिए भाग जाओगे। गोल गया गोल में गोल कहीं जाता नहीं। यही होता है हमारे, अगर हम कंटेंटेड नहीं रहे, सेटिस्फाइड नहीं रहे, तो हम फिर लाइफ में ऐसे इधर उधर की चीजों की तरफ भागते जाते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मन में कुछ तो इच्छा रही कि मुझे मूवीज देखनी है, मुझे कुछ गेम खेलने हैं। हाँ, मैं आज बहुत अच्छा खाना खाऊंगा, पनीर की सब्जी खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। तो ये सारी जो इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती है, उसका कारण क्या है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम अपना गोल छोड़ के उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। और वही वो बात कही है कि हम भोगों के पीछे भागते हैं। भोग का कारण क्या है? एंजॉयमेंट, द डिजायर्स, उसका रीजन क्या होता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। अपने आप को बताएं कि मैंने आज तक कई जन्म ले चुका हूं, या इसी जन्म में मैंने कई सारी बातें ट्राई की है। कोई भी कितना भी बताए, हम पूरे इस योग वासिष्ठ में एंड में एक स्टोरी है, बहुत सुंदर है। तो वही यही वो यही बताती है कि हमने जितना एन्जॉय करना है उतना ऑलरेडी हर एक फ्लेवर एन्जॉय किया है। इस रूप में नहीं, किसी और रूप में एन्जॉय किया है। मैंने चलो फुटबॉल बहुत नहीं खेला, लेकिन क्रिकेट शायद खेला हूँ। मैंने ये नहीं तो वो खेला हूँ, मैंने ये नहीं तो वो खाया है। एन्जॉयमेंट बहुत की है, लेकिन फिर भी आज सैटिस्फाइड हूँ क्या? नहीं है। आज अगर मुझे लगा कि चलो मैं एक मूवी देख लेता हूँ, पढ़ाई का थोड़ा ब्रेक लेके मूवी देख लेता हूँ, अच्छा लगेगा। तो अपने आप को याद दिलाए कि मैंने पहले भी मूवीज़ देखी थी, क्या लगा था? मूवीज़ देखने के बाद अच्छा लगा था? अगर अच्छा लगा था तो फिर और देखने की ज़रूरत नहीं, वो फिर से और आते रहेंगे। तो अपने आप को सैटिस्फाइड रखें, तो बी कंटेंटेड कि हाँ, ये सब होता है, पर अभी मुझे नहीं देखना है। आई एम हैप्पी, जो भी मिला है मैं उसमें हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपना गोल अचीव करना है। तीसरा सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग गेटकीपर है, वो है विचार। क्या विचार होना चाहिए? थॉट। हाँ, कि मैं सेल्फ इंक्वायरी इसको कहा गया है कि मैं क्या हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो क्या है एग्ज़ैक्टली? अगर मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ तो क्यों यूपीएससी करना चाहता हूँ? उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा? पूरा दिन-रात मैं उसी में जाऊँगा। हम में से काफ़ी लोग लाइफ़ में कुछ तो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन यही नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, है ना? तो उसके योग वासिष्ठ के एंगल से या स्पिरिचुअलिटी के एंगल से अगर देखा जाए,
तो पहले ये सवाल आता है कि ये जो विचार है, ये किस लिए विचार है? कौन-सा विचार है? ये विचार है कि मैं कौन हूँ? मेरा एक्जिस्टेंस किस लिए है? मेरा अस्तित्व किस लिए है? मैं क्यों पैदा हुआ? व्हाट इज़ दैट व्हिच आई वांटेड टू अचीव बाय गेटिंग बर्थ हियर? यहाँ पे आया तो किस लिए आया हूँ? इस लाइफ में क्या करना है? ये जब प्रश्न मन में आने शुरू होते हैं, तब वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे-आगे बढ़ना शुरू होता है। हम ऑलरेडी उस पाथ पे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी हमें अगर कुछ गोल अचीव करने हैं, तो ये पता होना चाहिए कि क्या मैं यहीं पे मूवीज़ देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए, रोने-धोने के लिए या ऐसे ही सीन-सिनेरी देखने के लिए आया हूँ? या इस लाइफ़ को कुछ मीनिंगफुल करने के लिए आया हूँ? क्या ये ऐसे ही जीवन चला जाएगा, खाया-पिया, सोया, सेक्स किया, एन्जॉय किया, खत्म, दैट्स ऑल और कुछ नहीं। इज़ दिस व्हाट आई एम बोर्न फॉर? ये मन में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? केवल एक स्पिरिचुअल एंगल नहीं, कुछ परफॉर्म भी करना है, राइट? तो मुझे वो सारी अट्रैक्शंस, डिट्रैक्शंस को देखना है और पूछना है हर टाइम। किसी ने बोला, "यतिन आजा खेलने के लिए, यतिन चल मूवी देख लेते हैं, यतिन चल पार्टी करते हैं।" तो यतिन ने सोचना चाहिए कि मैं ये सारी बातें करने के लिए आया हूँ या कुछ अचीव करना है मुझे? अगर वो अचीव करना है, तो फिर इन बातों को छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा जीवन पूरा ही ड्राई हो जाए, नीरस हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, हर एक चीज़ का अपना-अपना स्थान होता है। खाने में जितना नमक, उतना ही लाइफ में ये एन्जॉयमेंट्स होनी चाहिए। मैं उनको नकारता नहीं हूँ। पर ये ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि वो खाना मतलब नमक हो जाए और आपका गोल मतलब पूरा मेन कोर्स जो है वो छोटा-सा हो जाए। ऐसे नहीं हो, याद रहे इस बात को। इसलिए हमेशा ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ? किस लिए बना हूँ? क्या करना चाहता हूँ? जब भी आपको कभी अगर फ्रस्ट्रेशन आ जाए कि यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, छोड़ आज मूवी देखते ये करते हैं। अगर वन्स इन अ व्हाइल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बार-बार अगर ऐसा हो रहा है, तो समझ लो आज ऐसे विचार कर रहा था, यहाँ से आसमान की तरफ देखा, तो पता चला कि अगर यहाँ से बहुत दूर हूँ कहीं पे, तो इस धरती के तो इतने चक्कर हो चुके हैं कि अभी तक इसी समय इतने समय में तो कई जन्म हो जाते हैं, है ना? कई साल निकल जाते हैं। अगर दूर से इस अर्थ को देखें तो इतने रोटेशंस हो जाते हैं उसके। तो वही देखें कि हमारा एक-एक सेकंड हम अपने लक्ष्य के तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे ना जाते हुए हम उससे दूर जा रहे हैं। तो 1 सेकंड भी लाइफ में वेस्ट ना करें। उसको गिने, कैलकुलेट करके कहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। पैरेलल प्रोसेसिंग हम टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। एक साथ कई सारे बातें। तो देखें कि क्या मैं क पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा। ये सब कर सकते हैं। कोविड के समय ये एक्सप्लोर किया था तो हो चुका था ऐसे, कि कपड़े भी सुखाने थे, एक्सरसाइज़ भी करनी थी तो कपड़े सुखाते-सुखाते स्पॉट जॉगिंग भी कर रहा था और हेडफ़ोन्स भी थे कि जहाँ पे योग वासिष्ठ भी सुन रहा था। ऐसा हो सकता है, 3 चीज़ें एक साथ। हाँ, क्योंकि वो पैशन थी, वो डिज़ायर थी, वो पागलपन था कि हाँ, ये करना है करके। तो हमारे अंदर भी वो होना चाहिए कि एक तरह से मैं किस तरह से अपना सेकंड, एक-एक टाइम यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, ये मुझे पता है। अगर नहीं पता है तो ढूँढे, उसका अपने एक्जिस्टेंस का रीज़न ढूँढे और फिर उस दिशा में काम करें। चौथा सबसे बड़ा, सबसे अच्छा गेटकीपर। ये 3 गेटकीपर जो आपको बताया अभी तक, सेल्फ कंट्रोल, उसके बाद कंटेनमेंट समाधान और तीसरा कि विचार, सेल्फ इंक्वायरी, एग्जिस्टेंस, ये सारी बातें अंदर से आती हैं। इसके लिए आपको बाहर से कोई नहीं लगता। लेकिन चौथा है, वो है आपका बाहर का, उसको हमने योग वासिष्ठ में स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सत्संग कहा है, इंग्लिश में कंपनी ऑफ होली वंस कहा है। मेरे हिसाब से कंपनी ऑफ होली वंस तो है, उसको हम एप्रोप्रिएट वंस कहेंगे या अलाइन्ड कहेंगे। जो मेरे गोल से अलाइन्ड है, उनकी कंपनी में रहना ये कुछ बात बनती है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे दोस्त अगर बॉलीवुड मूवी के फैन्स हैं, हॉलीवुड मूवीज़ के फैन्स हैं और वो रोज़ आके मेरे दिमाग में बताएँगे ये मूवी अच्छी है, वो मूवी अच्छी है, तो मेरा कॉन्शसनेस तो कहीं और चला गया। मैं अपनी लाइफ़ का एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको, 1 नहीं 2 बताता हूँ। इंजीनियरिंग के बाद मुझे फाइनल ईयर के बाद 1 साल मैंने ब्रेक लिया। एक गेट की एग्ज़ाम होती है इंजीनियरिंग के एप्टीट्यूड टेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उसकी पढ़ाई करनी थी। एक दिन मेरा एक दोस्त, जिसको मैं उस समय बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं था, वो किसी और ब्रांच से था पर उसका हमारे ही पढ़ाई का डोमेन एक ही था।
मेरे घर आया और उसने कहा कि सुना है तुम गेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो क्यों ना हम लोग एक साथ पढ़ाई करें। तो मुझे ऐसे एक साथ पढ़ाई का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, तो कैसे तो भी चलो ट्राई करते हैं करने के लिए मैंने उसको हाँ बोल दिया। वो बंदा रोज़ मेरे घर में आता था, डब्बा लेके अपना टिफ़िन लेके आता था। सुबह 10 बजे आएगा, शाम को 7 बजे तक मेरे साथ ही बैठा रहेगा। अब मेरे दोस्त बुलाते थे कि चल यतीन खेलने के लिए आ जा। बीच में कुछ लगता था कि थोड़ी देर टीवी देखे, फिर लगता था कि कुछ ये करे, कुछ वो करे, पर सामने बैठा है। वो मुझे हिलने नहीं देता था कि अरे इतना कर लेते, वो देख, उसके बाद देख, ये कर लेते, फिर देख। इस तरह से करते-करते कभी उसने मुझे खींचा, कभी मैंने उसको खींचा। हम दोनों ने एक-दूसरे को खींचते-खींचते हमारी पढ़ाई अच्छे से होने लगी। इतनी अच्छी हो गई कि हमारा ऑल इंडिया रैंक भी सेम आया और मार्क्स भी सेम आए और हम दोनों ने फिर अच्छी जगह से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सत्संग क्या कर सकता है? एक अच्छा साथी अपने जीवन में आए तो किस तरह से लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है? आप मुझसे पूछिए। कभी तो एक समय था दूसरा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कभी तो एक समय था कि जब लाइफ में काफ़ी टेंशन था, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस थी जॉब में। उस समय मेरे एक दोस्त है संदेश सावंत, उन्होंने मुझे ऐसे ही और वो भी मेरे ऑफ़िस में ही काम करते थे। उन्होंने मुझे योग वशिष्ठ की किताब हाथ में थमा दी और कहा कि ये पढ़ो, इससे ऐसा कहा जाता है कि ये पढ़ने के बाद निर्वाण मिलता है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी कहते हैं कि इसको पढ़ो, पढ़ो। तो मैंने सोचा चलो पढ़ लेते हैं। वहाँ से लेके जो जर्नी शुरू हुआ, वो आज तक अच्छा ही चल रहा है। जीवन के हर क्षण में मैं अपने मित्र संदेश सावंत के लिए ग्रेटफुल रहता हूँ कि चलो उसने मुझे एक अच्छी राह दिखाई। सत्संग आपका जीवन बदल सकेगा। आप चाहे अपने आप पे कंट्रोल ना रख सके, आप चाहे जीवन में समाधानी ना रहे, आप चाहे वो विचार भी ना करें, लेकिन अपने जीवन की डोर एक अगर अच्छे दोस्त के हाथ में दे दी, तो ये तय है कि वो आपको आपकी नैया पार कराएगा, आपको आपके गोल तक लेके जाएगा। तो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी का ही सर्कल होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। वो भी ऐसे होने चाहिए कि वो आपको पकड़-पकड़ के बिठाए, कॉम्पिटिशन लगाए कि यार तू 8 घंटे बैठता है, मैं 10 घंटे बैठता हूँ, तू और मेरे को 12 घंटे बैठ के दिखा। इस तरह से होना चाहिए। अगर ऐसे दोस्त मिले, तो फिर क्या? फिर तो बस हो गया। वशिष्ठ ऋषि ने इसीलिए यही कहा है कि सबसे अच्छा अगर कुछ गेटकीपर है, तो वो है सत्संग, क्योंकि वो बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, बस अपना ईगो छोड़ के दे दो किसी के हाथ में कि भई तू मेरे को ले ले। हाँ, मेरा जीवन तू पार करा दे, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। तो ये 4 गेटकीपर, इनका आज हम थोड़ा विचार करते हैं। थोड़ा देखेंगे कि हमारे लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि कभी इन चारों में से कोई तो अब्सेंट था, ये चारों अब्सेंट थे और हम जो चाहिए था वो नहीं पा सके और कभी तो ऐसा भी था कि इनमें से कोई एक आया और जिसने हमें अपना जो चाहिए था वो प्राप्त करा दिया, वो अचीव करा दिया। ठीक है? तो थोड़ी देर आँखें बंद करके इसके ऊपर हम विचार करते हैं। मैं थोड़ा गाइड करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आँखें बंद कर लें, सारा ध्यान अपने श्वास के ऊपर रखें। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ द ब्रेथ। हाउ डीप इट इज़, कितनी गहरी है, कितनी लंबी है, अपनी श्वास देखें। इस श्वास को देखते-देखते बाय ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, माइंड बिकम्स काम, मन शांत हो जाता है। हम आज जहाँ भी हैं, क्या वो हमारा आइडियल गोल है? क्या इससे बेहतर सिचुएशन में हम हो सकते थे? अगर हो सकते थे, तो ऐसा क्या था? इन 4 में से सेल्फ कंट्रोल, कंटेनमेंट, समाधान या फिर विचार, सेल्फ इंक्वायरी या फिर सत्संग, एक अच्छी दोस्त, इनमें से किसकी कमी थी?
या कुछ ऐसा हुआ था कि ये चारों में से कोई इतने नेगेटिव थे कि अपने आप पे नियंत्रण ही नहीं था, कंट्रोल ही नहीं था, या फिर छोटी-छोटी बातों में डिससैटिस्फाइड थे, या विचार ही नहीं किया कि क्या प्राप्त करना है, या फिर गलत संगति थी, दोस्त ही अच्छे नहीं थे, या मिले ही नहीं जो चाहिए थे वो। थोड़ा विचार करें, जस्ट थिंक कि क्या हो सकता था? क्या हम बदल सकते थे? साथ-साथ हमने कई बार सक्सेस का भी टेस्ट लिया है। सक्सेस का भी हमने एन्जॉय किया है। इन 4 में से क्या था जिसने हमें वो सारा मज़ा दिया, जिसने हमें सक्सेसफुल बनाया? 4 में से शायद कोई हो, कोई नहीं हो, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। पर ऐसा कौन-सा स्ट्रॉन्ग फैक्टर था कि जिसने हमें हमारे लक्ष्य तक, हमारे गोल तक पहुँचा दिया? जस्ट रिमेंबर, ट्राई टू रिकलेक्ट और साथ-साथ अभी ये भी तय कर ले कि मुझे आगे जाके जो करना है, जो कुछ भी अचीव करना है, उसमें इनमें से कौन से फैक्टर को, कौन से गेटकीपर को मुझे ठीक करना है। आइडियली एक भी इनमें से मेरे साथ रहा, बाकी 3 कमज़ोर भी रहे, तो ये एक इतना स्ट्रॉन्ग हो सके कि बाकी 3 को अपने आप ठीक कर देगा। तो वो कौन-सा है जिसको मैं स्ट्रॉन्ग करूँ? नहीं कुछ तो सत्संग ही सही। एक ऐसे दोस्त को पकड़ूँ, एक ऐसे ग्रुप को पकड़ूँ कि जो मेरा जीवन ट्रांसफ़ॉर्म कर दे। पूरे मन से इन बातों पे विचार करें। जो हुआ वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य अभी हमारे हाथ में है। बार-बार मैं यह कहूँगा, हम साधारण नहीं हैं। श्रेष्ठ कार्य करने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। वी आर हियर टू बी रियली, रियली ग्रेट। वही श्री राम जी हमारे अंदर है, बस उन्हीं को जगाना है। एक बार कमिटमेंट ले लें, बस उसी पे चलते रहें।
हमारे अगले लक्ष्य, अगले गोल भी हम किस तरह से प्राप्त करेंगे, किस तरह से अचीव करेंगे, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सोचें। एक साधारण श्वास लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएँ। धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल सकते हैं। चलो, आज यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन आंसर्स के लिए थोड़ा टाइम रखते हैं। टेक एनी क्वेश्चंस, अगर कुछ है तो हाथ ऊपर करें। गुड। हाँ, अमित जी अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा, 1 सेकंड, मुझे वो हेडफ़ोन लगाने पड़ेंगे, सॉरी। सर भूल जाता हूँ कि यहाँ पे ऑडियो है। हाँ, सॉरी, प्लीज़ रिपीट करें। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का एक आंसर हो सकता है। आप पहले तो ये सोचिए कि आपको जो भी करना है, वो क्यों करना है? हाँ, अगर उसका आंसर मैं हूँ, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो फिर बात गड़बड़ है। लेकिन अगर आपको ये सोच आती है कि नहीं, मेरे पास कुछ स्पेशल स्किल्स है जिसका उपयोग मैं सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ, इस जीवन को मैं इस तरह से ज़्यादा फुलफिल कर सकता हूँ। अगर मैं एमबीए किया तो भी मैं पर्टिकुलर फील्ड में जाके अच्छे से मैनेजमेंट करा सकता हूँ। गवर्नमेंट ऑफिसर बना तो काफ़ी लोगों को मैं अफेक्ट कर सकता हूँ, अच्छी सर्विस दे सकता हूँ। जो भी है, उस एंगल से सोचेंगे तो आपका डिसीजन लेना काफ़ी आसान होगा। दूसरी बात रही थी एबिलिटी की, तो उसके लिए करियर काउंसलर्स हैं, उनके पास कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं, उसका थोड़ा उपयोग करें, तो आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। हाँ, इसके लिए आप इन दोनों चीज़ों को थोड़ा देखें। मेरा विचार यह है कि कुछ भी करें, बस अच्छे से करें। हाँ, उसमें ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा एंड गोल रखें कि जिसमें हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, समाज सेवा करके लोगों के जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें, ऐसा फ़ील्ड चुनते हैं, तो बेहतर है, आप में वो एबिलिटी ऑलरेडी होती है। ठीक है? आपका हाथ लोअर करता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो और एक बार क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ जी। जी, जी, जी। हाँ जी, आ रही है।
हमें लाइफ में सब कुछ हमें जो चाहिए वो मिलता है ऐसे आवश्यक नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको आप फॉर्च्यूनेट है कि आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप टीचिंग भी कर सकते हैं और आप अपना जो पैशन है म्यूज़िक का वो अपने आप में फ़ॉलो कर सकते हैं। अकेले में है इट इज़ लाइक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो अपने आप में आप उसको अनुभव कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। तो इसलिए आप लकी भी हैं। अब लक तो है नहीं, वैसे हम तो आज ही बात की कि कोई लक नाम की चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है, तो आप अभी भी म्यूज़िक ये फ़ील्ड ऐसा है कि जिसके लिए अम, थोड़ा रिमोटली हम एजुकेशन लेके, डिग्रीज़ लेके उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप जो भी आपकी आयु है, बीए, एमए म्यूज़िक में करिए, उसमें आप सिखाने लग जाइए। आपके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं, बट कई बार ये होता है कि केवल स्किल सफिशिएंट नहीं होती, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन भी लगती है। लोग डिमांड करते हैं कि ये क्वालिफ़िकेशन हो करके। तो आप वो क्वालिफ़िकेशन प्राप्त करें, अचीव करें और फिर उसमें सिखाना शुरू कर दीजिए। आप कॉलेज में सिखाएँगे भी और म्यूज़िक ही सिखाएँगे, दोनों होते हैं, नहीं तो अपने प्राइवेट क्लासेस भी रन कर सकते हैं। पर वो क्वालिफ़िकेशन ले लीजिए। मैं अपनी मदर की बात अगर करूँ तो उन्होंने एमफ़िल के 20 साल बाद मतलब करीब-करीब ये समझिए 43-45 के ऐज में उन्होंने एमए के 20 साल बाद एमफ़िल किया था। तो पढ़ाई की कोई आयु नहीं होती, हमारे जो सपने हैं वो उनको अचीव करने की भी कोई आयु नहीं होती। तो आप दोनों अचीव कर सकते हैं, वो करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी जॉब भी चालू रखिए, एडिशनल थोड़े एफर्ट्स डाल के एजुकेशन लेके आपके फ़ील्ड चेंज करिए, बीए, एमए म्यूज़िक में करिए, वहाँ पे शुरू कर दिए, पीएचडी करिए वहाँ, किसने रोका है? ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो पूछ लीजिए। हाँ, अनम्यूट करें। नमस्ते। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि हमारा 2 गोल्स हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल और एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए। अभी जीवन को, हमारे लाइफ़ को ना प्रैक्टिकली देखा जाना चाहिए। ये तो नहीं होगा कि मैं अपने आप को सैटिस्फाइड रखूँ, मेरे अपने ही जो एन्जॉयमेंट है, जिसमें मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है, वही गोल के पीछे भागूँ, फाइनेंस का एंगल छोड़ दूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। हमें उसको भी देखना पड़ता है क्योंकि लाइफ़ बिना फाइनेंस के रन नहीं होगी। अभी फाइनेंशियल गोल करना है, तो उसमें हैप्पीनेस है कि नहीं ये अलग बात है। तो थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ पे रहेंगे तो एक बात पता चल जाएगी कि जो हम अगले 2-4 दिनों में भी डिस्कशन करेंगे कि फ्रीडम की असली डेफिनिशन क्या है? तो जो मेरे लाइफ़ में आए उसको मैं एन्जॉय कर सकूँ। हाँ, वो दैट इज़ रियल फ्रीडम। इसको हम आगे जाके बताएँगे, महाभोक्ता करके एक टर्म होती है। क्योंकि कलर्स ऑफ लाइफ यू कांट कंट्रोल, कि जीवन में कौन से रंग आएँगे उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आज आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियल गोल ये है या मुझे जो मेरी जो हॉबी है जिसमें मुझे आनंद आता है वो दोनों में से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनको कुछ चाहिए पर वो नहीं प्राप्त कर सकते, अचीव नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन कुछ अलग होती है ना? अभी हमने म्यूज़िक के बारे में सोचा लेकिन जॉब के बारे में भी बात की, तो ऐसे कई बार होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? क्या दुखी बन के बैठे रहें या फिर चलो जो आता है उसी को एन्जॉय करना शुरू करें? अगर इस तरह से हम अपने माइंड को फ्री रखें कि जो भी आएगा उसको मैं एन्जॉय करूँगा या एन्जॉय करूँगी। इस तरह का फ्रीडम अगर हमारे दिमाग में रहा, तो फिर फाइनेंशियल गोल और जो मुझे सैटिस्फैक्शन देता है, वो दोनों को एक ही किया जा सकता है। आपका सैटिस्फैक्शन आप फाइनेंशियल गोल में भी ढूँढ सकते हैं। सैटिस्फैक्शन में फाइनेंशियल गोल मुझे पता नहीं आपका सैटिस्फैक्शन का जो एरिया है, वो म्यूज़िक है या क्या है?
वो हो सकता है कि नहीं पता नहीं। पर ये पॉसिबल है कि आप उसमें भी पैसा कमा सकते हैं। आजकल दुनिया इस तरह से जुड़ी हुई है कि कोई भी कोई फ़ील्ड उठा लो, यू कैन ईज़िली अर्न मनी। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं रही। बस उसमें एफर्ट्स डालो, अपने आप को जो भी राइट टूल्स हैं, एडवर्टाइज़मेंट्स है, वो सब कुछ करो। आपके चहेते फ़ील्ड में भी आप जाके पैसा कमा सकते हैं। नथिंग कैन स्टॉप यू। ठीक है? तो फाइनेंस और अगर फाइनेंस में आपको जाना है, तो आपकी जो हॉबीज़ है, जो भी है, उसको थोड़ा बहुत टच में रखिए, थोड़ा एन्जॉय करिए। अगेन जैसे थाली में अचार होता है, पापड़ होता है, उतना उसको रखो, बाकी मेन कोर्स आपका फाइनेंस का रखो। फाइनेंस भी इम्पोर्टेंट है। उससे आप काफ़ी अच्छी बातें कर सकते हैं। पैसे को नकारना मत कभी। हम यहाँ पे श्रेष्ठ होने के लिए इसलिए कहते हैं, ये पैसा ही हमसे अच्छे कार्य करवाता है। ये शायद कल जाके यही पैसा आपको आपका फाइनेंस भी सपोर्ट करवाएगा। मेरा अपना उदाहरण है कि मैंने अगर 47 के एज में जॉब छोड़ सका, तो उसके लिए मेरा फाइनेंशियल बैकअप अच्छा था इसलिए। इसीलिए मैं आज अपनी पैशन पूरी कर पा रहा हूँ। तो कभी पैसा भी मायने रखता है, मैटर करता है। हाँ, इसीलिए उसको ना करना मत। ये कभी मत दिमाग में लेके आना कि ये कभी-कभी स्पिरिचुअलिटी में हो जाता है ना, कि यार पैसे के पीछे भागना गलत है, ऐसा-वैसा। भागना गलत है, क्रेविंग गलत है, पर पैसा कमाने की अगर हमारी एबिलिटी है, तो हम ज़रूर कमाएँ और उसका अच्छा उपयोग भी करें। ठीक है? हाँ जी, आईफ़ोन प्रो। जय गुरुदेव। एक कोई उसमें से आप स्ट्रॉन्ग करें, चाहे बाकी के अपने आप आ जाते हैं। इसमें थोड़ा है ऐसा नहीं होता, वो लाइफ़ में रहेंगे हमारे। अगर आप रेगुलरली सत्संग में जा रहे हैं, तो उसका परिणाम हमारे ऊपर होता ही रहेगा। विचार अगर कर रहे हैं, दिन में 1 बार 2 बार भी विचार आया तो होगा। हाँ, उसकी स्पीड कम हो सकती है। हाँ, मतलब इस लाइफ में आगे जाते-जाते कहीं तो एक मोमेंट आएगा, जो मैं यूँ कहूँगा कि एट द एज ऑफ 80 आने के बदले 60 में आ जाएगा, 50 में आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्पीड कम हो सकती है। पर एक बार इस राह पे चलना शुरू किया, तो यू विल अचीव योर गोल। वो तो होगा ही होगा। चलिए। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि अगर एक छोटा-सा गोल रखा और सैटिस्फाइड हो गए तो वहीं पे रुक जाएँगे। हाँ, हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि हमारा मेरी बातों में जब मैंने कहा था कि विचार ये करें कि मेरा अस्तित्व किस लिए है? क्या केवल एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ? या इससे आगे भी मुझे जीवन में कुछ करना है? काफ़ी कुछ अचीव करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इस बात का विचार करें।
अगर एक एग्ज़ाम देके रुकना है तो मैंने जैसे कहा ना कि हम तो फिर बहुत साधारण एक कीटक जैसे हो गए। यहाँ आए यहाँ पे जे खाए-पिए और चले गए। तो क्या वो लाइफ़ जीनी है हमको? अगर है तो ठीक है, अपना-अपना गोल होता है। जीवन देखो 800 सवा 800 करोड़ यहाँ पे है दुनिया में और कई लोग रोज़ मरते हैं, कई लोग रोज़ पैदा होते हैं, तो एट अ टाइम 800 सवा 800 करोड़ का आना-जाना चालू है, ऐसा समझो आप, है ना? तो इतने लोगों में जो भी है, कितने लोग इस तरह का विचार करते हैं कि हमें कुछ आगे बढ़ना है करके। जो थोड़े से ही हैं, मुट्ठी भर हमारे जितने लोग हैं, वो विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। एक जगह रुकना है या आगे बढ़ना है, दैट इज़ योर चॉइस, है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन है यूजुअली द माइंड इज ऑलवेज स्टक इन द पास्ट और फ्यूचर व्हिच डिस्ट्रैक्ट्स द गोल। हाउ टू कंट्रोल इट एंड ब्रिंग इट इन प्रेजेंट। हाँ, ब्रेथ के थ्रू ना हम थोड़ा श्वास के ऊपर भी बात करेंगे, उसमें ही हमको ये आ जाएगा कि आवर ब्रेथ इज आवर बेस्ट फ्रेंड, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। एक बार उसको उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, दैट ब्रेथ कैन रियली डू मैजिक्स। आज ही हमने देखा ना, करो आज, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, हाउ इट इज गोइंग ऑन। जब ब्रेथ पे फोकस करते हैं तो सारे विचार अपने आप बाजू हो जाते हैं। इतना सिंपल है, नहीं तो फिर से एक बार आज प्रयोग करके देख लेना। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ एंड एंजॉय इट। ऐसे ब्रेथ एंजॉय करो जैसे गुलाब जाम खा रहे हो। इस तरह का फीलिंग आना चाहिए। देखो फिर और कोई विचार आता है क्या उस सेकंड में? सारे विचार निकल जाते हैं। What if I am too contented with whatever happens? It does not trigger me anymore to do something. I have stopped dreaming. How do I handle this? फिर से दैट इज द सेम क्वेश्चन कि आप अगर समाधानी हो जो भी आपके पास मिल रहा है, तो इसके मतलब आपके अंदर वो फायर नहीं है। वो फायर आपको जगानी है कि भाई मैं इसके लिए ही, इतना ही प्राप्त करने के लिए, इतना ही अचीव करने के लिए यहाँ पे आया हूँ क्या? हम लोग पुरुषोत्तम होने की बात करें, श्री राम जी को तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? ऐसे ही ठीक है, बैठे हैं तो है, नहीं है तो नहीं, ये विचार भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं आता। पर ऐसी बात नहीं है। सारे लोगों ने श्रेष्ठ होने के प्रयत्न किए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी सब कुछ किया। उनको क्या लेन-देन थी? वो अपना द्वारका में जाके बैठे रहते या मथुरा में रहते, आराम से रहते। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सारे प्रयत्न किए। हमारा एक्जिस्टेंस, हमारा रोल यहाँ पे समाधानी होने के लिए नहीं है, सैटिस्फाइड होने के लिए नहीं है। हम अंतिम श्वास तक ये प्रयत्न करते रहेंगे कि हमारा एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल रहे। चाहे फिर वो हम कुछ भी अच्छे कार्य करें, समाज सेवा करें या फिर हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए अंतिम श्वास तक। समाधानी कैसे हो सकेगा फिर आदमी, जिसका यह गोल है तो। ठीक है, यूट्यूब पे एक क्वेश्चन आया है कि मेडिटेशन फॉर फोकस। ओके, सो मेडिटेशन और फोकस ये दो बातें एक दूसरे से मिलते नहीं है। फोकस ये मेडिटेशन का साइड इफेक्ट है। तो आप कोई मेडिटेशन टेक्निक्स सीख लें, जिससे आपका फोकस अपने आप आ जाएगा। मैं ये कहूँगा कि जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में सहज समाधि ध्यान है, उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हो, उससे सीख लीजिए। तो उसमें मेडिटेशन है, कहीं और से सीखना है आप वो भी करें, लेकिन एक प्रोफेशनल, जैसे आज बताया कि सही गुरु के माध्यम से, सही दिशा से आप जो भी सीखना है वो सीखिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी क्लासेस होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस होता है, वो ले, आपको फायदा हो जाएगा उससे। ठीक है, चलो रुके अभी। थैंक यू सो मच। कल फिर से 9 बजे मिलते हैं और लोगों को लेके आइएगा। हाँ, होपफुली दिस इज हेल्पिंग यू। जय श्री राम, जय गुरुदेव।